हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था, अब हम लॉ ऑफ डिमांड तक पहुंचे हैं। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबको दे दूं, मैं कॉमर्स वाला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। प्लस लाइक करें वीडियोस को, उसके साथ साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सारा कुछ करें। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन पे आपको अपडेट मिल जाएगा नई वीडियो जैसे अपलोड होगी। उसके साथ साथ अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप कॉमर्स वाला 900 के चैनल को टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। प्लस हमारे वेबसाइट पे जाएं, अगर आपको समरी नोट्स चाहिए, एमसीक्यू बैंक चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब कुछ आपको इसके ऊपर अवेलेबल है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पे हमारे को कोई क्वेरी है, आपको व्हाट्सएप नंबर या जीमेल पे हमारे कांटेक्ट करें। अब हम आते हैं आज की वीडियो के ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे थे हम लोग। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोग पहुंच गए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी को। अब इलास्टिसिटी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या, तब से हम पढ़ रहे हैं प्राइस चेंज होगा, डिमांड चेंज होगी, डिमांड अगर कम हुई, डिमांड अगर ज़्यादा हुई, प्राइस का क्या इफेक्ट होगा, अदर रिलेटेड गुड्स का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर। आज हम पढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। अब मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं इसके लिए। सबसे पहला एग्जांपल ये रहेगा। एक दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। अब ए जो है वो कहता है कि प्राइस 10 से 20 हुआ। पहले मैं 10 रुपये पे डिमांड करता था, मैं 50 की 50 यूनिट्स लेता था। अब हो गई है प्राइस 20 रुपये। 20 रुपये के ऊपर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। मैं करता हूँ अब 40 रुपये का। इसी जगह जो बी है वो कहता है प्राइस जब 10 था मैं 50 यूनिट लेता था, लेकिन अब जब प्राइस बढ़ा है अब मैं 20 यूनिट ले रहा हूँ। दोनों केसेस के अंदर आप देखो, प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम हुई है, बट द डिग्री, जो रिस्पॉन्स है दोनों के बीच में वो डिफरेंस है। इसके ऊपर 50 मांग रहा है, इस पर ही 50 मांग रहा है, लेकिन ए बोलता है मैं 40 यूनिट, इधर वो 10 यूनिट कम करता है, इधर ये 30 यूनिट कम कर रहा है बी। ये जो डिफरेंस है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आया, ये सब आया है प्राइस की वजह से। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द प्राइस। द चेंज कितना आया, कितना डिफरेंस, कितना डिग्री, कितना परसेंट चेंज आया है दोनों के बीच में, ये सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अब यहीं से मैं पढ़ के बताता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ रेडियो फ्रॉम 500 टू 400, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 100 टू 150। ये कह रहा है जब प्राइस रेडियो का 500 था और उसके बाद 400 हुआ, पहले मैं 100 रेडियो बोल रहा था, अब मैं मांग रहा हूँ 150 रेडियो। दूसरी जगह उसने एक और चीज़ बताई है कि जब 20 रुपये वीट का प्राइस था अब 18 हुआ है, पहले मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 500, अब मैं कर रहा हूँ 520। दोनों के बीच में द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, एक में 50 यूनिट का डिफरेंस है, एक में 20 यूनिट का डिफरेंस है। ये सबके बीच आता है। कुछ लोग कम डिमांड करना शुरू करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 1 रुपये में 2 टॉफ़ी लूंगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई मैं 1 रुपये में 4 टॉफ़ी लेना चाहता हूँ। जी, ये डिफरेंस दोनों बीच क्वांटिटी डिमांडेड का आ रहा है, इसी को इलास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। यही चीज मैंने इधर भी लिखी है कि हाँ, सेम इज द केस इज वीट, दस वी कैन से डिमांड फॉर रेडियोज एंड वीट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस। देन डिफरेंस क्या है इसके बीच में, द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। पहला एमसीक्यू मार्क कर लो, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। कितना डिफरेंस आया, परसेंटेज कितना चेंज हुआ दोनों के बीच में। एक में 50% आ रहा है, एक में 10% आ रहा है, यही बता रहा है वो। बाकी कस्टमर्स अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसी के बाद दूसरी चीज इजी करने के लिए मैंने एक चीज आपको लिखी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलास्टिक और इन इलास्टिक को जानना। सबसे इंपॉर्टेंट इसका नोट बना लो, इफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस मोर, अगर कोई चीज ज्यादा चेंज कर रही है, समझ लो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां से 50 से 40 का फर्क आया, यहां पर 50 से 10 का फर्क आया, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज की है एज कम्पेयर टू दिस, बी केस के अंदर ज़्यादा चेंज की है, तो ऑब्वियसली ये जो इलास्टिक है, ये जो चीज़ है वो इलास्टिक है। जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया वो इन इलास्टिक है। आगे आपको इसका फ़र्क पता चलेगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई इलास्टिक इलास्टिक क्यों बोला सर ने। इसलिए मैं जहाँ आपको दिखेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, आप उस चीज़ को इलास्टिक मान के चलें स्टार्टिंग से ही, और जिस चीज़ में कम चेंजेस आ रहे हैं उसको इन इलास्टिक मान के चलें।
इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे. नाउ द ऑफिशियल डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से हो गए? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन. अब ये सारे जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे वो सब वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई इनकम, ये सब अगर इसमें चेंजेस आएंगे उस वजह से हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. इट इज द परसेंटेज चेंज, मतलब कि ऐसे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन QD. QD मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर मैं इसको P लिखूंगा, प्राइस, ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो ऑफिशियल डेफिनेशन. अब जब इसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो है ये. अब जो मॉड्यूल में आपको चीज़ें दी हुई हैं वो सब थोड़ी मिक्सअप है. मैंने उसको इजी बनाने के लिए आपको पहले ही बता दिया. ये सब टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ये सब मेथड्स हैं. ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं. ये सब इसके अंदर मॉड्यूल में थोड़ा मिक्सअप करके दिया हुआ आप लोगों को, और मैंने उसको ईजी बनाने के लिए एक प्रॉपर लाइन में लेके आया हूँ. देखो जैसे कि टाइप्स क्या है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट. सबको डिटेल में पढ़ना है. मेथड्स क्या है: टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, आर्क मेथड, ये सब हम पढ़ेंगे. अब सबसे पहले, अब जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, उसमें प्राइस था, रिलेटेड गुड्स थे, वैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात की. अब सबसे पहला जो आएगा इसके अंदर आएगा सब्स्टिट्यूट्स. सिंपल सी चीज़ याद रख लो, जितने ज़्यादा चीज़ के सब्स्टिट्यूट होते हैं उतनी ही उसकी डिमांड इलास्टिक होती है. कैसे होती है देखो, कोका कोला का एग्जांपल लो. कोका कोला और पेप्सी, उसके कितने, मरिंडा है सर, मरिंडा 7 अप है सर, स्प्राइट है सर. जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उतना इंसान शिफ्ट करता रहता है जल्दी. देखो एक का प्राइस कम हुआ, दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा. कोका कोला का प्राइस कम हुआ, ठीक है, सब कोका कोला पे आ जाएंगे. थम्स अप वाले भी इधर आ गए, लिम्का वाले भी इधर आ गए. उसी जगह अगर कोका कोला का प्राइस पहले से बढ़ गया तो सब लोग सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट कर जाते हैं. इसलिए जिसके सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा रहेगी. कॉमोडिटी सच है, सॉल्ट वगैरह जो है हमारे, इनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? सॉल्ट, नमक का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो नहीं है. नमक, पेट्रोल का कोई नहीं है. पेट्रोल गाड़ी को तो पेट्रोल चाहिए. उसमें आप डीजल चला के पानी डाल के तो चला नहीं सकते. तो पेट्रोल, तो उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है. गेटिंग माई पॉइंट. तो कॉमोडिटीज के जैसे सॉल्ट हो गया आपका, इनके सब्स्टिट्यूट्स बिल्कुल नहीं है, तो उनके प्राइस और फॉल इन प्राइस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. पेट्रोल चाहे आप आपकी गाड़ी में डलेगा, समझ लो 5 लीटर पेट्रोल डलता है, तो आप 6 लीटर थोड़ी डलवा सकते हो उसमें, 5 ही लीटर डलवाओगे ना. तो उनकी डिमांड है इन इलास्टिक है. चाहे वो पेट्रोल का प्राइस 100 का 200 हो जाए, चाहे 200 का 50 हो जाए, डिमांड आप तब भी करोगे. तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, तो इसकी डिमांड इन इलास्टिक है. उसी जगह कोका कोला का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कैसे सोप का एग्जांपल देता हूँ मैं. सोप के इतने ब्रांड हैं, वो सबकी सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है. इधर आपके स्पेशली लिखा है मोर सब्स्टिट्यूट्स मीन्स ग्रेटर इलास्टिसिटी. MCQ एक और आ गया आपको ईजी करने के लिए. दूसरी चीज़, अब बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कस्टमर के. अब बजट पे कैसे डिपेंड करेगा सर? बजट, अब बजट अब हर किसी का अपना अपना बजट है. कुछ लोग का बजट 1 लाख रुपए है, कुछ लोग बोलते हैं भाई मैंने आईफोन लेना है लाख रुपए, कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे पास है ही 10,000 तो मैं आईफोन कैसे लूँगा. तो बजट के ऊपर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती ही करती है. इसके लिए जब जितना ज़्यादा पैसा आप किसी चीज़ पे खर्चते हो ना, अब फॉर एग्जांपल, अब नमक है, कोई आपने नीडल लेनी है, सुई लेनी है, उन सब पे आप 1 रुपये का, अब 1 रुपये का समझ लो आ जाता आपको सुई. अब उसका प्राइस अगर कल को 2 रुपये हो जाए, आपको फ़र्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर, हम तो ले लेंगे इस चीज़ को. तो इसकी डिमांड कैसे हुई? इसकी डिमांड जो आपकी बन जाएगी, अब जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी उतनी ही डिपेंड करते हैं. जितना कंज्यूमर खर्चेगा उतनी ही इलास्टिसिटी फर्क पड़ेगा. द डिमांड फॉर गुड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, बटन्स टेंड टू बी हाईली इन इलास्टिक. जितना आप प्रपोर्शन, इस पर क्या प्रपोर्शन खर्चा, समझ लो आपकी इनकम है 1,000 रुपये, आप इस पर 1 रुपया खर्चते हो, छोटा सा प्रपोर्शन. अगर इसी जगह मैं बोलता हूँ 1,000 रुपये इनकम है, आपने 600 रुपया रेंट देना, इसकी प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड इलास्टिक है, इसकी डिमांड इन इलास्टिक है. सिंपल चीज़ है. इसको पढ़ा. अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं. नेचर ऑफ द नीड. सबको पता है नेसेसरी गुड्स हैं, सबसे यही बता रहा हूँ, जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं. नमक, आटा, चावल, ये नेसेसरी गुड्स हैं, इनकी डिमांड हमेशा हमेशा इन इलास्टिक रहेगी.
क्योंकि प्राइस के कितना मर्जी चेंज हो, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी रहेगी। आप बिना नमक के खाना नहीं बना सकते। फीका खाना कितने दिन खा लोगे? एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? ये चीज़ आ जी। अब इसी जगह लग्जरी गुड्स की बात है। 20,000 की घड़ी है भैया, 20,000 की घड़ी थोड़ी ले सकते हो आप। तो 20,000 की घड़ी के ऊपर इसकी डिमांड क्या है? कितना बड़ा प्रोपोर्शन आप स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर, तो डिमांड इलास्टिक है। ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर की हैबिट्स। अब कंज्यूमर की हैबिट्स पे क्या बात है? अब कोई बंदा अगर चरसी है, कोई बंदा शराबी है, अब जितना मर्जी बाटली जितनी मर्जी महंगी हो जाए, जो बंदे ने पीनी है वो खर्चेगा पैसे। इसका एग्जांपल है लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक बाटली 10 गुना बढ़ गई ना, तब भी जिस बंदे ने पीनी है वो पिएगा पिएगा। तो इसलिए जो कंज्यूमर हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना मर्जी प्राइस चेंज हो जाए, वो जो कंज्यूमर जिस चीज़ के लिए हैबिचुअल है, जिसको उसको लेना ही लेना है। जैसे आप दवाई ले लो, हार्ट पेशेंट की दवाई है, हैबिट है कंज्यूमर को खानी ही खानी है डेली, चाहे उसका प्राइस अब पहले वो पत्ता था 500 रुपये का, अब वो पत्ता हो गया है 1000 रुपये का। डिमांड फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन इलास्टिक। ये थोड़ी है कि हम लोग बोलेंगे कि आज खा लेते हैं 2 दिन बाद खा लेंगे, हार्ट पेशेंट हो जाएगा। ये चीज़ भी आ गई, हैबिट के ऊपर भी बात हो गई। फिर हम बात करेंगे टाइट डिमांड। टाइट डिमांड और माइनर कॉम्प्लीमेंट्री दोनों लिख दिए हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल की कार। पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी। उसी तरह ये बात की गई है। अब आप कल को 60-70 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो, BMW की गाड़ी ली आपने, मर्सिडीज़ ले ली, आप चाहे पेट्रोल उसमें 200 रुपये का डलाओ, चाहे 100 रुपये का डलाओ, अब पेट्रोल उसमें 1000 रुपये का होगा ना, आपको डलाते हो, आपको डलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो पेट्रोल की डिमांड जो उसके साथ वाले कॉम्प्लीमेंट है ना, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहती है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अब कुछ आपके पेरेंट्स होंगे, फादर शेव करते हैं घर में, जो एक शेव करने वाला वो आता है, उसको हम बोलते हैं जो रेज़र होता है। कुछ लोग लेते हैं 10-20 रुपये, एक होता है रेज़र जिसको ब्लेड डालते हैं हम लोग, वो रेज़र आता है 500, जिलेट का आएगा 400-500 रुपये का। ब्लेड तो चाहे 10 रुपये के 10 ही आएंगे, ब्लेड तो लेना पड़ेगा। ब्लेड की डिमांड इनइलास्टिक है, रेज़र की डिमांड इलास्टिक है। उस हिसाब से समझो इस चीज़ को। उसके बाद हम आगे नंबर ऑफ़ यूजेस के ऊपर। सर नंबर ऑफ़ यूजेस भी इंपॉर्टेंट है जानना। अब नंबर ऑफ़ यूजेस जैसे कि अब देखो, मिल्क और पेट्रोल का, दोनों का एग्जांपल लो। पेट्रोल का यूज़ कितने हैं? एक ही यूज़ है पेट्रोल का, वो है गाड़ी में डालने का। अब कुछ बच्चे ऐसे ही बोलेंगे सर आग लगा देंगे घरों में, वैसे मत करना भाई। पेट्रोल का एक ही यूज़ है, ऑफिशियली एक ही यूज़ है कि हम एक ही चीज़ कर सकते हैं पेट्रोल से, वो है पेट्रोल भरा सकते हैं गाड़ी में। मिल्क के कितने यूज़ हैं? मिल्क के यूज़ हैं, उसे पनीर बना लो सर, दही बना लो सर, सर मिठाई बना लो सर, ये सब उसके यूज। अब जिसके जिसके यूजेस ज़्यादा हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जिसका इसका यूज़ तो है ही कोई नहीं, गाड़ी में डालेंगे, इसके जो इलास्टिसिटी है वो कम है, ये इनइलास्टिक रहेगा। अगर चीज़ को समझना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट ईजी हैं, वो मैंने लिखे, कुछ पॉइंट के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है, मोर यूजेस मोर इलास्टिसिटी, लेस यूजेस लाइक पेट्रोल मीन्स लेस इलास्टिसिटी। इसको आप इन इलास्टिक को लेस इलास्टिक भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन इलास्टिक ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, क्योंकि टर्म ये है इन इलास्टिक। फिर हम आ जाएंगे अगले पे, टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड दो ही होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग पीरियड। अब जो शॉर्ट पीरियड है उसके अंदर आप डिमांड एट अ सडन मोमेंट नहीं चेंज कर सकते। अब जैसे कि घर पे मेहमान आ रहे हैं भाई, अच्छा मेहमान आ रहे हैं, हम बोलेंगे हाँ भाई बिस्किट ले आओ, समोसे। अगर समोसा उस समय 20 रुपये का है, आपको लेना पड़ेगा। बिस्किट का पैकेट 50 रुपये का, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम नहीं है चेंज करने का डिमांड को, आप उसी वक्त करोगे जो भी करना है। प्राइस जितना मर्जी आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं उनकी डिमांड है इन इलास्टिक, क्योंकि वो नेसेसरी बन गया, अभी करना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर बोल देगा कि हाँ भाई आपको ये ऑपरेशन कराना अभी ज़रूरी है, तो आपको कराना, शॉर्ट टर्म है ना, चाहे वो ऑपरेशन 10 लाख का क्यों ना, आपको कराना ही पड़ेगा, वो इन इलास्टिक है। लेकिन अगर आपको बोलते हैं कि मेहमान बोलते हैं कि भाई मैं महीने के बाद आना, हम वो डेट देते हैं कि हाँ भाई हम आएंगे, आपको राखी पे आना, हम सबको पता राखी पे आना है, तो हम लोग उसका सामान आज से इकट्ठा कर, अभी रक्षाबंधन आ रही है, जन्माष्टमी, उसका सामान आज से इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता है कल को उस समय डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, उस समय उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा।
और प्रोड्यूसर क्या चाहता है, हम ज़्यादा पैसा बेचेंगे सामान को। जब राखी अभी 5 रुपए की मिल रही होगी ना, जब 2-3 दिन रह जाएंगे ना, वही राखी 50 की मिल जाएगी और लोग लेंगे। तो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें होती हैं उसकी डिमांड होती है हमारी इलास्टिक। सिंपल हो गया एक और चीज़ को समझना। इसके बाद लास्ट आ गया प्राइस रेंज। डायमंड प्राइस रेंज की कैसे बात करेंगे, एग्जाम्पल लो डायमंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जितना महंगी चीज़ उतना बड़ा एग्जाम्पल। गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज, सबसे ज़्यादा जितना ऊंचा प्राइस होगा ना, तो उनका क्या रहेगा, डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। अब ये दो किस्म से पढ़ सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लो, जैसे कि एक है डायमंड, एक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या आता है, 10 रुपये किलो, हर घर में यूज़ होता है। डायमंड आता है 1 करोड़ रुपए का एक। इनकी डिमांड को, इनकी इलास्टिसिटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायमंड अमीर आदमी लेगा, सॉल्ट जो है वो हर कोई लेगा, ईच एवरी पर्सन लेगा। या अगर हम इसकी जगह ऑयल डाल देते हैं, कभी कभी हम देखते हैं ना लोग क्या करते हैं कि भैया 10 रुपये का तेल दे दो, तो वो लेना ही लेना, उसे वो बॉटल नहीं खरीद सकता। तो हाई रेंज जो और लोअर रेंज पे जो है ना, इन पे ज़्यादा इनकी जो डिमांड रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी, हमेशा इन इलास्टिक रहती है। जो टूथपिक आ गई 1 रुपये की, ये चीज़ें आ गई इन। अब जो मिडल लेवल पे है ना, ये जो है, जो इनके बीच में जो बीच वाला तबका है, एक कहते हैं ना हम लोग ऊंचे लोग, एक कहते हैं नीचे लोग, एक कहते हैं मिडिल क्लास, जो हर बारी फंसता है इंसान। वैसे जो मिडिल क्लास, जो मिडिल रेंज के प्रोडक्ट्स है ना, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहती है। एग्जाम्पल, कोलगेट, टूथपेस्ट कोलगेट 10 रुपये का पेप्सोडेंट, इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। जो गरीब होता है वो बोलता है भैया हम दातुन कर लेंगे, वो उस हिसाब से रह लेता है। अमीर होता है वो इसका महंगा वर्जन लेता है, पता नहीं कौन कौन सी टूथपेस्ट आती है 1000 रुपये की, वो चीज़। तो मिडल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगी। ये भी समझ गए सर हम लोग। कुछ अब फ़र्क हमको पता चल गया कि हाँ भाई, कैसे हम इलास्टिक बोलते हैं, कैसे हम इन इलास्टिक बोलते हैं। सिंपल फंडे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अब देखो, इफ़ द डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब सबको पता है, द मैनेजर्स नीड टू रिकग्नाइज दैट लोअरिंग द प्राइस, मतलब कि प्राइस कम करने पे उनकी क्या होगा, सेल एक्सपैंड करेगी। अगर इलास्टिक प्रोडक्ट क्या है हमारा, अब जैसे मैंने आपको बताया, कोलगेट का नाम लिया, इसकी जो है इलास्टिसिटी, अभी एग्जाम्पल के अंदर, इसके अंदर इसकी इलास्टिसिटी जो है हमारी, वो रहेगी इलास्टिक। अब कोलगेट आती है 30 रुपये की, 30 से इसका प्राइस कर दिया मैंने भाई, समझ लो 10 रुपये। मेरा तो डिमांड ऊपर, क्यों, दो रीज़न है। एक तो जैसे कि मैं हूँ, अब मैं जो 30 रुपये की कोलगेट लेता था ना, अब मैं 3 ले लूँगा इकट्ठे, मैं बोलूँगा चलो करंट डिमांड मेरी बढ़ गई। कुछ लोग होंगे जो नीचे वाले लेवल पे होंगे ना, जो बोलते हैं हम कोलगेट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम छोटी 10 रुपये वाली लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो भी इसको लेंगे, तो नए यूज़र्स भी आ गए। तो क्या हुआ, उसकी सेल्स बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया उसका, प्रोड्यूसर का। पहली चीज़ तो हम समझ गए सर। फिर हम आगे, जब डिमांड इन इलास्टिक है, अगर यहाँ पर इस जगह पे अगर प्रोड्यूसर इसके ऊपर प्राइस इंक्रीज करे या हल्का सा भी चेंज करे ना प्राइस के ऊपर, तो उसकी सेल्स गिरेंगी ही गिरेंगी। कैसे, देखो, मिल्क है, उसकी है जो यूजेस बढ़े हैं, 10 चीज़ें बन जाएंगी मिल्क से, दही बन जाएगा, स्वीट्स बन जाएंगी, पनीर बन जाएगा। अब देखो गलती से क्या हुआ, मिल्क अभी 50 रुपये लीटर था, अब गल को क्या हुआ, मिल्क जो है वो 90 रुपये लीटर हो गया। वो तो बोलेंगे भैया हमको ज़रूरी है, हम सिर्फ दही बनाएं, हम ये चीज़ें नहीं बनाना चाहते, बाकी दो चीज़ें, हम मिठाई नहीं बनाएंगे, हम पनीर नहीं बनाएंगे, हम दही पे ज़िंदगी चला लेंगे अपनी। तो उस जगह के ऊपर क्या होगा, उसकी सेल्स गिरेंगी गिरेंगी सामान के। बंदा बोलेगा नहीं भैया मेरे को चाहिए था 50 रुपये का ही चाहिए मेरे को दूध, मैं उससे सिर्फ दही बनाना चाहता हूँ, तो सेल्स गिर गई। अब हम आगे टाइप्स पे। अब इतनी डिग्रीज पढ़ी हमने कि हाँ हमको पता चल गया कि इलास्टिक इन इलास्टिक क्या है। अब उसके हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। कैसे हमें पता चलेगा कि इस चीज़ की जो डिमांड है या इस चीज़ का कुछ प्राइस है, उसको हम बोलते क्या है, कौन सी किस्म की इलास्टिसिटी है ये। सबसे पहली चीज़ देखो, जब आपकी इलास्टिसिटी, इससे आपको याद कर लेना कि हाँ भाई, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आगे।
जब कभी आपकी इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ज़ीरो है, हम इससे भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो इलास्टिसिटी ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, देखो प्राइस जितना मर्जी चेंज होता रहे, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आया। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, नमक। सॉल्ट आज 10 रुपये है, कल वो 50 रुपये है, कल वो 300 रुपये है। प्राइस जितना मर्जी चेंज होगा ना, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज होगी उसकी, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ये ग्राफ है इसका, ये लाइन सीधी प्राइस के बिल्कुल सामने, ये क्या बना, वर्टिकल डिमांड कर्व। एमसीक्यू क्या बनता है, परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर ये कितना होता है, ज़ीरो। इसके अंदर डिमांड कर्व क्या होता है, ये होता है वर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी कब होगी। इन्फिनिटी का मतलब देखो, ये है इन्फिनिटी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में। जैसे कि सब्जी वाले क्या करते हैं, देखो 5 सब्जी वाले खड़े होंगे ना, सब टमाटर एक ही रेट का बताते हैं। सब अगर 40 रुपये चल रहा है ना, सब 40 40 40 40 40। एक ना बीच में तेज बनता है, वो बोलता है अच्छा मैं तो भाई 50 बोल दूंगा। जो ये 50 बोलेगा ना, ये तो पहले काटा, हम तो इसके बोले हमने तेरे से लेना ही नहीं है कि तू ये सबसे महंगा बता रहा है। तो इससे क्या पता चला, प्राइस सबका सेम है। ये है प्राइस, ये ग्राफ बनाऊं मैं, ये है प्राइस, प्राइस सबका सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर अपने आप से चेंज होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 40 रुपये, कुछ लोग बोलेंगे भाई आधा किलो दे दे, ठीक है 0.5 दे दे, कुछ बोलेंगे भाई 1 किलो दे दे, कुछ बोलेंगे भाई 2 किलो दे दे। अब वो उन पे डिपेंड करता है। तो परफेक्ट, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और इसका डिमांड कब बना, हॉरिजॉन्टल। एमसीक्यू यही बनते हैं कि इन्फिनिटी कब है, जब परफेक्टली इलास्टिक है, और हॉरिजॉन्टल डिमांड कब आएगा। अब हॉरिजॉन्टल डिमांड कब से, आप ये चीज़ समझ जाओगे हमेशा यार, है ना, ग्राफ जब बनता है ये प्राइस होती है क्वांटिटी। हॉरिजॉन्टल जिनको पता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेट जाओ, वर्टिकल का मतलब होता है खड़े हो जाओ। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ तो समझ गए। अब हम आ जाते हैं अगले किस्म से, एक होता है हमारा यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है सर 1। अच्छा 1 क्यों होता है सर, बताओ 1 कैसे होगा। इलास्टिसिटी 1 पता कब होती है, ये देखो, अगर मैंने, समझ लो मेरी पहले क्या हुआ, पहले मैं घर पे, मेरी इनकम थी 100 रुपये, अब मेरी इनकम है 200 रुपये। पहले मैं 40 रुपये नेसेसरी गुड्स पे खर्चता था, 60 रुपये लग्जरी पे खर्चता था। 60 रुपये की लग्जरी कोई नहीं आती, बट एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब 200 रुपये हो गया ना जब, अब मैं 80 रुपये नेसेसरी में खर्च रहा हूँ, बाकी बचे हुए कितने में, 120 रुपये उस पर। अब यूनिटरी कैसे सर, पहले भी मैं 40% खर्चता था, 40% नेसेसरी गुड्स पे खर्च रहा हूँ, सेकेंड सिचुएशन में भी 40% में नेसेसरी गुड्स पे खर्च रहा हूँ। मतलब कि मेरी डिमांड सेम रही, मेरा प्राइस, मेरी इनकम जितनी मर्जी चेंज हो रही है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि क्यू डी इक्वल टू पी, दोनों सेम है। तो इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मॉड्यूल में लिखा है, इस हिसाब से याद कर लो। ये देखो एक ही पॉइंट में 3 एमसीक्यू है, इस हिसाब से याद करना ज़रूरी है। और इसका डिमांड कर्व आ गया आपका, ये देखो तीनों में फ़र्क ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कब आएगा, जब हमारी फ्लैट ऐसे लेट जाएगा। ये डिमांड कब आएगा, जब बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसका मतलब बताऊंगा मैं, ये जो है ये है इक्वल टू 1, मतलब कि सेम परसेंटेज चेंज में चेंज होगा जो भी होगा। ये भी समझ गए। अब हम आ गए तीसरे पे। अच्छा तीसरा क्या है, जब ईडी ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है इलास्टिक, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज हो रही है प्राइस से। प्राइस 10 रुपये था, फिर 20 हुआ। पहले मैं 10 रुपये पे क्वांटिटी डिमांड करता था, समझ लो 100 की, 20 पे मैं कर रहा हूँ 40 की। देखो प्राइस में इतना चेंज नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया, ये होता है। इसको बोलते हैं ईडी ग्रेटर देन 1,
इलास्टिक या इसकी डिमांड कर्व कैसा होगा, फ्लैट डिमांड लाइन, मतलब कि ये वाला, ये है फ्लैट डिमांड लाइन। देखो ऐसे लेटाया हुआ है, ऐसे ऐसे है डिमांड, ऐसे बिल्कुल, ये मेरा हाथ देखो, ये है डिमांड, पहले ऐसे थी इक्वल टू 1 ये है, ग्रेटर देन 1 ये है। अब हम आएंगे इन इलास्टिक पे। इन इलास्टिक कब होगी, जब ईडी लेस देन 1 होगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में सर इतना चेंज नहीं आया है, प्राइस में बहुत चेंज आ गया। पहले मेरा, अब देखो 10 रुपये और 20, प्राइस क्या हुआ 10 से 20 ही है। पहले मैं डिमांड करता था समझ लो 10 रुपये पे 100 की, अब मैं कर रहा हूँ 90 की। कितना चेंज इधर है, कितना चेंज इधर है, पता चल जाएगा आपको, ये भी समझ गए। अब इसकी है स्टीपर, स्टीपर का मतलब ये है, स्टीपर का मतलब इसके हिसाब से लगा लो, ये देखो ये ऐसे बनाता हूँ, ये स्टीपर है, ये है फ्लैट, थोड़ा गलत बन गया फ्लैट का, ये है फ्लैट, और ये है यूनिटरी, बराबर के हिसाब से। अब हम आएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। एक चीज़, एमसीक्यू सेक्शन क्या मतलब, ये है इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉड्यूल में भी है एग्जाम्पल इसके, इसलिए हम इसको समझ लेंगे। अभी देखो क्या है, प्रणव सर पहले बता दें। अब एग्जाम्पल लो, आप अब कैसे बताओगे इलास्टिक कौन सा ज़्यादा कौन सा नहीं है, कैसे समझ आएगा सर हमको, ये तो हमको बताया नहीं, आपने तो बता दिया हमें ये इलास्टिक कैसे, पेपर कहते क्वेश्चन है इसके, एमसीक्यू भी आएंगे, इसका वो भी आएगा क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में भी करना है इसको हमको। लेकिन इसको समझने का तरीका देखो, इस चीज़ को पहले ही दिमाग में डालो। देखो अब हमने निकाला एक, समझ लो ई एक्स मतलब इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, एक्स एक प्रोडक्ट है, और इलास्टिसिटी ई वाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ वाई, वाई मतलब दूसरा प्रोडक्ट है। एक की -4 दी है, एक की -3 दी है, सर इनमें से इलास्टिक कौन ज़्यादा है ये बताओ। इलास्टिक हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहली चीज़ इलास्टिसिटी के अंदर सबसे पहली चीज़ है, अब देखो हमको पता था प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। इसी के लिए उन्होंने बोला कि सर देखो इसी के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी, माइनस साइन लगता है दोनों के बीच में, लेकिन उस माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग इससे आंसर अपना अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। कहीं पर ही माइनस दिखे इग्नोर कर दो, अच्छा सर ठीक है, तो इग्नोर किया माइनस साइन को, तो ऑब्वियसली बात है ये 4 है तो ये 3 है, 4 ग्रेटर देन 3 है, तो इलास्टिक कौन सा होगा, गुड एक्स इलास्टिक होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है बड़ा नंबर, 1 से नंबर बड़ा है, ये आपको बताया ना, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक होगा। अब 1 से बड़ा है कोई चीज़ तो ऑब्वियसली बात है 4 अगर बड़ा है 3 से तो 4 इलास्टिक होगा। अब दूसरी चीज़ एक और आ गई, अब सर आपको कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज कैसे करेंगे, अब दो ऑप्शन दिए पेपर में भी, आपकी आ गई इलास्टिसिटी, एक आई 0.5, एक आई -0, आप ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी है 0.5, सर ने बोला था माइनस साइन इग्नोर कर दो, आपने सबने इसको टिक मार देना, आपने एमसीक्यू में देखना 0. हाँ निकला आंसर, चलो टिक मार दिया सर हमने, बाद में पता चलेगा आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर, या आपने बोला था, ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। क्या देखो, ऑप्शन में अगर आपको माइनस में आंसर दिया हुआ है और आपको पता है इनवर्स रिलेशन में, तो इसको आपको टिक मारना बनता है, इसको नहीं बनता है। ऐसा होगा नहीं, वैसे बहुत बोलते हैं ना 100 में से एक बारी प्रोबेबिलिटी है, 100 में से 1/100 की प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी को रिस्क में हम लेंगे, तो इस जगह हम -0.5 को देखो, इफ द ऑप्शन इज गिवन 0 -0.5 0.5 इन पेपर, तो करेक्ट ऑप्शन इज, इसको हम ठीक कर लेंगे, माइनस है ये, -0.5 करेक्ट ऑप्शन होगा, 0.5 को नहीं टिक मार के होगा, क्योंकि हमें पता है इनवर्स रिलेशनशिप है। यही चीज़ अब आपको मैप के साथ मैंने ग्राफ के साथ समझा दी है। अब हम आगे चलते हैं, ये आ गया, इसी चीज़ को मैंने इजी वे में आगे, ये देखो ये लिखा है 0 कब है, ग्रेटर देन 0 कब है, या लेस देन 1, 1 कब है, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी कब है, ये सब आपको समझा दिया मैंने। वापस पढ़ लेना, काज को क्या बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ये कब हुआ तो इस समय ये क्या होता है, ये चीज़ याद रखना। अब हम आगे टाइप्स के ऊपर, अब यह एक किस्म से रिकैप हो जाएगा। देखो जैसे मैंने भी लास्ट हिस्ट्री ऑफ डिमांड में बता रहा हूँ, तब से परसेंटेज चेंज कितना होगा क्वांटिटी का अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा,
यही चीज़ हम अब वापस पढ़ेंगे, बस फ़र्क ये आएगा, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों? देखो, जब भी आपको कोई बात करेगा ना इलास्टिसिटी की, सबसे पहले दिमाग में हमें आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि सबसे कॉमन मेथड और सबसे इजी मेथड ये है इलास्टिसिटी निकालने का। जब तक आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तब तक आप प्राइस इलास्टिसिटी को ही निकालोगे। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन करके दे दिया है कि हाँ भाई ये निकालना है, इनकम निकालनी और कुछ निकालना है, फिर आप कुछ भी लगाओ, सबसे पहले यही फार्मूला लगेगा। तो प्राइस, तब से ये बता रहा हूँ मैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या हुआ, कितनी क्वांटिटी में चेंज है उस प्राइस की वजह से, वही चीज़ हुई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज। अब देखो ये लिखा है आपको फार्मूला, सर इसका इजी वे बताओ, इसको इसका लंबा लंबा करके चेंज इन क्वांटिटी ये इतना कुछ लिखना पड़ेगा, क्यों लिखे हम लोग, हमको नहीं लिखना। एक सिंपल फार्मूला हम याद कर लेंगे और हर जगह थोड़ी से टर्म्स चेंज होंगे, फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब मैथमेटिकली करते रहेंगे, इसको अलग निकाल लो, इतना टाइम तो आपको वो देंगे नहीं, तो उससे अच्छा ये है सिंपल से एक फार्मूला कर लेंगे। मैथमेटिकली क्या प्रूव करना है इसको, सिंपल सी बात है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। कल इन आगे आगे हम इनकम निकालेंगे तब इसके अंदर कुछ टर्म्स चेंज करनी है, बाकी सेम है फार्मूला, यही फार्मूला आपने हर जगह लगाना है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, मतलब कि अगर समझ लो पुरानी क्वांटिटी हमने Q1 मानी है, नई क्वांटिटी Q2 आ गई। डेल्टा पी क्या है, पुराने प्राइस और नए प्राइस में क्या फ़र्क है, मतलब कि पुराना प्राइस P1 था, नया प्राइस P2 है। पी आ गया आपका ओरिजिनल कितना है, मतलब कि असली में, असली ओरिजिनल कितना प्राइस था, स्टार्टिंग में कितना था, क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा। और क्वांटिटी भी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है। अच्छा सर, अब पेपर में अगर हम इतने से कहानी से तो हमें समझ आएगा नहीं, इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, ये मत सोचना ये नहीं करेंगे हम लोग। तो अब देखो, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 6 to 4। पहले क्या हुआ, प्राइस क्या था, अब देखो दो प्राइस दिए हैं, प्राइस P1 दिया P2, फ्रॉम प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 6 to 4, मतलब कि पहले 6 था अब 4 हो गया। उसी के साथ दिया हुआ है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, मतलब कि Q1 10 था अब Q2 15 हो गया। इलास्टिसिटी निकालो, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यही फार्मूला लगाएंगे। अब देखो फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू है। अब देखो डेल्टा क्यू निकालने का तरीका हमको पता चल गया, इन दोनों का फर्क होगा डेल्टा क्यू मतलब 5। प्राइस का भी पता चलेगा, डेल्टा पी है, डेल्टा पी होगा, इन दोनों का फर्क मतलब कि 2। सर ये तक समझ गए। अब पी अपॉन क्यू, पी है पुराना वाला मतलब कि ये वाला, मतलब कि 6, क्यू है पुराना वाला मतलब कि ये 10। सॉल्व कर लो इसको, आंसर निकल गया 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब कि 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक तो तरीका ये होगा। ये भी पूछ सकते हैं वो लोग कि सर ये इसके अंदर जो डिमांड है वो क्या है, प्राइस इलास्टिक, इलास्टिक थी, इन इलास्टिक थी, यूनिटरी थी, इन्फेनाइट थी, जीरो थी। वही ऊपर बता दिया मैंने, ऊपर ये बताया ना, जब ग्रेटर देन 1 होगी तो इलास्टिक है, 1.5 हमें पता है ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक हो गई। यहाँ तक समझ गए। सर इलास्टिक कब है, इन इलास्टिक कब है, यही चीज़ मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दी है। ये देखो, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है ये मैंने बता दिया, नेगेटिव साइन बस हमारा एक मन में होना चाहिए कि इन्वर्स रिलेशनशिप है इसलिए, लेकिन नेगेटिव साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं हम लोग, समझ गए। अब इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे क्वेश्चन को, अगर कोई पूछ सकता है ये भी इजी है, डिमांड थी इसकी 1 पहले ही दे दिया, 1.5 दे दिए प्राइस इलास्टिसिटी, हमको ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है, ये आप खुद निकालो, देखो कैसे निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना है, नंबर्स का खेल है, इधर उधर नंबर बदलने हैं। अगर आपको बेसिक फार्मूला बताया, मतलब कि बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया, अगर मैं लिखूंगा ऐसे कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब पी मतलब प्राइस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये फार्मूला है। अब आपको इनमें से 4 चीज़ें तो गिवन होंगी होंगी एग्जाम में, एक चीज़ निकालनी है, इधर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालना है वो आप सबको समझ आ जाएगा। बेसिक मैथ आपने पढ़ी होगी, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मैथ बेसिक पता है।
अब हम आगे इनकम इलास्टिसिटी में। सर इलास्टिसिटी तो समझ आ गया क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऐसा क्या है? अब इनकम इलास्टिसिटी को ही पढ़ना पड़ेगा। इनकम इलास्टिसिटी हो गया, वो था प्राइस, इधर है इनकम की बात। अब इनकम के ऊपर क्या पड़ेगा कि हाँ भाई कितनी इनकम चेंज हुई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। वाई होता है इनकम, बोलते हैं वाई को। इनकम ऐसे लिखते हैं हम लोग वाई के हिसाब से। इकोनॉमिक्स में इनकम इज इक्वल टू वाई, बहुत जगह नेशनल इनकम में पढ़ोगे तो इनकम को वाई डिनोट करते हैं हम लोग। तो इनकम वाई है। जहाँ जहाँ अब आपको प्राइस लिखा था, जहाँ जहाँ पी था वहाँ वहाँ वाई लिखना है। फॉर्मूला याद करने का सबसे, ये देखो क्या है ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम पढ़े ऊपर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये प्राइस का था। अब हम आगे इनकम पे, इनकम का मतलब हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। कुछ चेंज नहीं किया, बस इनकम लिख दिया जहाँ प्राइस लिखा था। सिंपल सा लॉजिक है, यहीं पर समझ गए। अब फॉर्मूला समझ गए सर। अब देखो एमसीक्यू कहाँ बनते हैं, वो इधर बनेंगे आपके, इसके अंदर ये एमसीक्यू का पार्ट आ गया, इंपॉर्टेंट पार्ट, दिमाग खोलो अपना, समझो। देखो इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम, मतलब 100 रुपये इनकम थी, मैंने 100 की 100 खर्च दी, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितनी होगी 1, जो हमने पहले पढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा सर ये तो वही बात हो गई, सेम यूनिटरी कांस्टेंट है। उसी जगह प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीज एज इनकम, मतलब अब आपके पहले 100 इनकम थी, अब 150 हो गई, तो आप इसको भी इंक्रीज कर रहे हो गुड को। पहले आप 100 यूनिट लेते थे, अब आप 120 ले रहे हो, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं प्रपोर्शन के हिसाब से। फिर क्या हुआ, ई आई ग्रेटर देन 1 होगी। ऑब्वियसली बात है ना, 1 से तो बढ़ेगी ना अब, क्योंकि हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है और हमारा एक्सपेंडिचर जो हम खर्च रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। सर वो भी समझ गए हम लोग कि हाँ इस पे भी हम ज़्यादा खर्चना शुरू हो गए, तो ये चीज़ हो गई। अब इफ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीज एज इनकम राइजेस, मतलब कि 100 से 120 हुई, 100 से यूनिट 80 पे आ गए, उल्टा कर दी कंजम्पशन को हम लोगों ने। तब क्या होगा, इलास्टिसिटी तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव, लेकिन लेस देन 1 हो गया। सबसे ज़्यादा क्या होता है, नेसेसरी गुड। नमक, आपकी इनकम अगर 100 रुपये है, अब आपकी इनकम 200 है, नमक पहले अगर आप घर पे 10 रुपये का यूज़ करते थे, अभी भी तो 10 का यूज़ करोगे। क्या आप क्या नमक ज़्यादा लेना शुरू, आप क्या ज़्यादा नमक वाला खाना खाएंगे? सर वो नहीं होता कुछ भी, नमक उतना ही चलेगा जितना पहले चल रहा है। तो ये चीज़ भी समझ गए सर हम लोग, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आ गए एग्जाम वाले, और पॉइंट आ जाएंगे एग्जाम में। देखो जीरो कब है, जब न्यूट्रल गुड है, जैसे नमक, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, इलास्टिसिटी तो जीरो रह रही है ना। दूसरा, अब जब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि पॉजिटिव में पहुंच गए, नॉर्मल गुड ही खरीदेंगे तभी पॉजिटिव में जाएगा। जब आपको पेपर में दिया हो ई आई ग्रेटर देन जीरो है, तो वो कौन से गुड में होगा, वो होगा नॉर्मल गुड में। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 3, ई आई ग्रेटर देन 1 है। अच्छा सर अब 0 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, लग्जरी गुड हो गया। देखो प्राइस रेंज, ये है रेंज 0 to 1, अगर 0 है तो वो नॉर्मल गुड है, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ये 0.1 ले लो, नॉर्मल गुड होना चाहिए। अब सर एक और कंडीशन दे दी, 1 है और 1 से बड़ा है। अब देखो इन दोनों के बीच में है लेस देन 1, नेसेसरी गुड हो गई। 1 से बड़ा है, लग्जरी गुड हो गई। 3 चीज़ें सर समझ गए। लेकिन सर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर पूरी 1 है फिर क्या करेंगे, अगर पूरी 1 है तो इसका क्या मतलब, तो पूरी 1 का मैंने पहले बता दिया, पूरी 1 का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक है वो, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उतना ही इनकम चेंज हो रहा है, उतना ही प्राइस चेंज हो रहा है, उतनी ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। भले उतना ही इनकम है, 100 की इनकम थी पहले हम देते थे 10, अब हमारी 200 की इनकम है, अब हम ले रहे हैं 20, परसेंटेज चेंज तो सेम ही है, दोनों के अंदर कितना 10% ही चेंज हुआ ना। ठीक है सर, ये भी समझ गए, एमसीक्यू वाले पॉइंट भी बता दिए सर ने कि हाँ भाई ये है। अब
नेगेटिव में आ गया सर आंसर, लेस देन 0 चला गया, आंसर ही आ रहा है माइनस में, क्या करेंगे? हमने स्टार्टिंग में रिलेशन पढ़ा था, जब इनकम हमारी बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड्स की तरफ आ जाते हैं और पीछे कौन से गुड्स छोड़ के आते हैं? घटिया क्वालिटी के, मतलब इन्फीरियर गुड्स को। इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगे अगर आपकी चीज़ नेगेटिव है, लगी 0 से भी कम निकल गई, 0 से भी नीचे चले गए हम लोग, -1 पे पहुंच गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा गुड है हमारा? ये इन्फीरियर गुड है। ये तो हमने रिलेशन में पढ़ा था, इसमें कोई नई चीज़ तो मैंने बताई नहीं। ये आपके पॉइंट आ गए सारे एमसीक्यू वाले। मॉड्यूल में भी एमसीक्यू है इस पॉइंट से, तो ये याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कोई बच्चे आएंगे, अभी देखो मैं चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ, आप लोग फिर मॉड्यूल भी नहीं पढ़ोगे, मॉड्यूल पढ़ोगे उसमें एमसीक्यू आएंगे, जितना एमसीक्यू याद करोगे उतनी ही चीज़ें बेटर होंगी। कोई बात नहीं, 100 एमसीक्यू में 50 गलत हो गए, आज हुए ना 50, कल हो सकता है 30-20, हो सकता है फिर 100 के 100 सही हो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा। अब हम आगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। स्टार्टिंग से हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहाँ लिखता हूँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड दो किस्म के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसके अंदर एक ही कि एक के प्राइस की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ना, उसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब कि टी की, सब्स्टिट्यूट में आ गया, टी की और कॉफ़ी का एग्जांपल में, टी का प्राइस चेंज हुआ तो कॉफ़ी की डिमांड चेंज होती है। और अगर कॉम्प्लीमेंट में बात करें, पेट्रोल कार और पेट्रोल की कार पेट्रोल का और पेट्रोल का क्या, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड हम कम कर देंगे। ये तो सर हमने पहले भी पढ़ा, इसमें क्या फ़र्क हुआ फिर? तो यही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है मैंने, यही चीज़ पूरे में लिखा है। ग्राफ भी वही बने हैं कि हाँ भाई, जहाँ पर देखो हमको याद था कि जब टी का प्राइस बढ़ता है कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है, तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे शो करते थे हम लोग? ऐसे, यही लिखा है, यही तो चीज़ बनी है यहाँ पर भी, ये देखो सेम ग्राफ बना है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? उल्टा। सर उल्टा क्या? उल्टा सर, ये देखो पेट्रोल गाड़ी का और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो हम पेट्रोल गाड़ी की डिमांड कम कर देते हैं, मतलब नेगेटिव रिलेशन ऐसे ही होता है। सेम बनाया है मैंने, सेम ही चीज़ है। अब एमसीक्यू कहाँ बनते हैं इसमें? ये तो सर हमें पता है, इसमें अलग क्या बताया आपने फिर? अलग ये है, ये देखो अलग क्या था, चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड मतलब कि इसकी इलास्टिसिटी कैसे पता चलेगी हम लोगों को? इसकी इलास्टिसिटी पता चलती है, चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। क्रॉस डिमांड का मतलब इसका ही क्रॉस इलास्टिसिटी। ये देखो कैसे लिखा है, हम बताते थे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये लिखते थे। चेंज क्या करना है, ये देखो एक गुड का हमने क्वांटिटी लेनी है, दूसरे का प्राइस लेना है। इफेक्ट चेंज देखने के लिए वही चीज़ करनी पड़ती है कि उसके प्राइस की वजह से इसकी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पर। देखो ये लिखा है, ये हमने लिया x का, y का, या उल्टा कर लेंगे, डेल्टा अगर हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से ही वापस, ये अगर y का है ये भी y का होगा, ये x का है ये भी x का होगा। ठीक है, देखो ये लिखा है फॉर्मूला, इधर क्या क्या लिखा है मैंने, QX ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड ऑफ x, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, डेल्टा QX ये भी वही हो गया, इनकम इसका y के प्राइस, ये भी y के प्राइस में डिफरेंस, यही चीज़ है। फॉर्मूला भी सर समझ गए, आगे क्या समझना है सर? फिर MCQ कहाँ से बनता है? MCQ बनता है यहाँ से, ये देखो ये पूरा टेबल MCQ है, 5 क्वेश्चन है ये आपके। ये देखो जितना ज़्यादा प्यार होगा ना आपस में उतनी पॉजिटिविटी रहती है, बोलते ना हम लोग कि हाँ भाई ये, और जितना ज़्यादा इंसान दूर होता ना उतनी नफरती ख़त्म हो गया, वो चीज़ है। ठीक है, लैला मजनू आपस में बहुत प्यार करते थे ना, तो उनके पीछे बड़ी खुशी थी, वही बात लिखी है यहाँ पर। इफ़ द गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, ये तो हमको पता है,
लेकिन जितने 6 सब्स्टिट्यूट है, ये पता है क्या बात है, देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ आपसे कि टी कॉफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है, हाँ सर, टी के अंदर भी तो उसके साथ जैसे ताज़ा है, रेड लेबल है, ब्रूक बॉन्ड है, और अच्छा हो गया सर, रिलेशन तो और अच्छा निकल गया। ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी जगह उल्टी बात कर दूँ कि हाँ भाई जैसे टी और उसके साथ एग्जांपल ले लिया मैंने कोल्ड ड्रिंक का, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन ना इतना अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात, कोका कोला, किसी ने कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है, उसके साथ मैं एग्जांपल दे दूँ आपको माजा या स्लाइस का, ये तो आपस में जुड़े ही नहीं ना। कई हद तक तो इंसान जुड़ जाए, लेकिन नहीं जुड़ सकते। कोका कोला दे रहे हो तो थम्स अप लिम्का का ही एग्जांपल आता है। उसी तरह परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे ना तो क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होगी। अगर क्लोज है, आपस में जुड़े हैं, तो पॉजिटिव है लेकिन थोड़ी उससे ज़्यादा होगी। अगर बिल्कुल क्लोज नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत चलेगा, हम चला लेंगे टाइम पास, मतलब कि जैसे थम्स अप और माजा का दोनों हैं तो ड्रिंक्स में काउंट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव है सर, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, सब्स्टिट्यूट होंगे लेकिन स्मॉल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है ना तो ज़ीरो है। मतलब कि क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो भी, मतलब कि ये है नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, और इसके बीच में ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है ज़ीरो ही है क्रॉस इलास्टिक, मतलब कि ना वो सब्स्टिट्यूट है ना वो कॉम्प्लीमेंट है। पॉजिटिव के ऊपर क्या है कि वो सब्स्टिट्यूट ही होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो कॉम्प्लीमेंट होगा। नेगेटिव रिलेशन तो पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नेगेटिव रिलेशन है तो कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें भी है कोई चीज़, अगर वीक कॉम्प्लीमेंट है तो वो ज़ीरो से बिल्कुल इधर इधर कहीं होंगे, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है ना तो नेगेटिव भी है और वो बहुत पीछे भी जाएगा, -10 चला जाएगा, -20, तो बहुत ही वीक कॉम्प्लीमेंट आ गए। ठीक है, ये MCQ भी बता दिए मैंने, ये देख लो, यही MCQ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। कुछ बच्चे अगर बोलते हैं ना कि हाँ सर नहीं समझ आ पा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऊपर ऊपर से निकल रहा है, तो ये टेबल याद कर लेना, 1 नंबर तो बने। ठीक है, नहीं तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनो, A to Z जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी वे में एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आ गया लास्ट किस्म का, एक आता है एडवर्टीजमेंट। इनकम पढ़ लिया सर, प्राइस पढ़ लिया सर, दूसरे का प्रोडक्ट भी पढ़ लिया, अब एडवर्टीजमेंट भी तो है। आजकल तो उसी का बोलबाला है जो टीवी पे दिखता है, जो टीवी पे दिखता है वही बिकता है, और कोई फ़ायदा नहीं है। अब एडवर्टीजमेंट की क्या बात है सर, फिर इसमें एडवर्टीजमेंट मतलब टीवी पे ऐड, प्रमोशन, जितनी चीज़ की ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है ना, कभी कभी देखना उसका डिमांड में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको टीवी पे दिखती है ना कोका कोला थम्स अप की ऐड, सलमान खान आते हैं, थम्स अप टेस्ट द थंडर, हम लोग बोलते हैं थम्स अप थम्स अप थम्स अप। उसी जगह पे एग्जांपल लो आप, कोई कोल्ड ड्रिंक है, लोकल कोल्ड ड्रिंक है, उसकी टीवी पे ऐड नहीं आई तो उसकी जो डिमांड होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी डिमांड होगी ना बिल्कुल कम होगी लोकल एरिया में, वो बस इसलिए लोग खरीदेंगे ताकि वो सस्ती है। इसीलिए बोलते हैं एडवर्टीजमेंट लास्ट, कि एडवर्टीजमेंट की वजह से मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट, इसकी वजह से ही फ़र्क पड़ेगा सर। ठीक है, वही चीज़ लिखी है। ठीक है, अब देखो MCQ, जीरो और इन्फिनिटी नेगेटिव नहीं हो सकता एडवर्टीजमेंट का। कभी आप प्रमोशन करो, टीवी पे ऐड हो किसी चीज़ की, कि आपकी सेल जीरो होगी? यार एक प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा, तो जीरो नेगेटिव नहीं है, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच लाई करेगी इसकी परसेंटेज। ये आ गया दूसरा, इट इज़ मेरी फॉर्मूला वही है, ये देखो स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q, जहाँ जहाँ हमको P दिखा है वहाँ वहाँ मैं A कर दूंगा, फॉर्मूला वही है, सेम फार्मूला है। अगर मेरे को इनकम पढ़ना है तो यहाँ आई कर दिया, प्राइस पढ़ना है तो यहाँ वाई कर दिया, इनकम के लिए वाई वाई जो करना है कर लो, इनकम पढ़ना है तो वाई कर लो, वो पढ़ना है एडवर्टीजमेंट पढ़ना है ए कर लो, वो प्राइस पढ़ना है पी कर लो, फार्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब इसके अंदर भी तो है ये, स्टार्टिंग से एक ही चीज़, ज़ीरो कब होती है? जब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा, ज़ीरो का ज़ीरो। 1 कब है? सेम प्रमोशन, मतलब कि 1 यूनिट की प्रमोशन की तो 1 यूनिट बिका, 2 की तो 2 बिका, 3 की तो 3 बिका।
1000 रुपये में हमने सोचा था 1000 प्रोडक्ट बेचेंगे तो इक्वल है। 1000 रुपये से लेके हमने सोचा कि अब 1000 का क्या हुआ। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1000 रुपये दिए थे एडवर्टीजमेंट पे, यहाँ 1000 यूनिट बिके तो मतलब कि इक्वल टू 1। 0 कब हुआ? जब कोई फर्क नहीं पड़ा, ठेंगा हो गया, वहां पर कुछ नहीं मिला उसको। ग्रेटर देन 1 कब हुआ? डिमांड से हायर रेट, मतलब कि 1000 का किया था 2000 हो गया तो ग्रेटर देन 1 हो गया। अब 1000 रुपये दिया था 400 हुआ तो लेस देन 1 हो गया। यही है चीज़ लिखी हुई, यही चीज़ लिखी है। यहाँ तक समझ गए? अब ये पढ़ लिया सर, अब हम आ गए इसके मेथड्स के ऊपर। मेथड भी हैं, कोई तरीके निकालने के भी तरीके हैं। निकालने के तरीके क्या हैं? देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने निकालना है। पॉइंट पे मतलब कि अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहला चीज़, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी, मतलब कि ये लाइन है, इधर कितनी 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 है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। पहली चीज़ हम समझ गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरी चीज़ क्या है, एक बिल्कुल ही ना स्मॉल चेंज के लिए हमने पढ़ना है, मतलब कि हमें, मतलब ऐसा चेंज जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यार आपने बाइक ली थी समझ लो 1 लाख रुपए की, अब वो बाइक होगी 1,02,000 रुपये की। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, अब वही मैं चीज़ बोलूँ, 1 लाख की बाइक अगर आप 1 लाख रुपया खर्च रहे हो, अब वो बाइक, वो बोलते हैं नहीं सर अब 1 लाख की नहीं, अब 1,10,000 रुपये की बाइक हो गई। आपको फ़र्क पड़ेगा 10 रुपये से? लाख रुपया दे रहे हो, 10 रुपये से फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन्हीं चेंजेस को हम इग्नोर करने के लिए, इग्नोर कर देंगे, उसके लिए ये मेथड लिया कि मतलब कि ये टर्म है वेरी स्मॉल चेंज, इसके लिए पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होता है। फॉर्मूला वही है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाला, इधर इन्होंने थोड़ा डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से लिख दिया हुआ है, तो हमको इसको इतना वो मत करना, इसको डेल्टा भी समझ के चलो। सर ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी समझ गया मैं, हम समझ गए सर पॉइंट इलास्टिसिटी। बड़ा मतलब कि छोटे चेंज की बात की आपने, मतलब इतना सा माइन्यूट सा चेंज आया, पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया। तो सर ज्योमेट्रिक मेथड भी तो हुई है, पॉइंट के ऊपर तो निकाल रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक मेथड में एक चीज़ और है, लिखा नहीं है आपकी मॉड्यूल में, आपके ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर हम प्रॉपरली पढ़ें तो उसको ज्योमेट्रिक मेथड इस तरह होता है। ये देखो, इसको हम बोलते हैं, ये भी लीनियर डिमांड कर्व पे निकाल रहे हैं, ये भी। अब इसी को थोड़ा बेटर वे में समझाने के लिए ये देखो, इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। एग्जाम्पल, ये है हमारा ग्राफ, ये गया डिमांड कर्व। अब ये है इसका, यहाँ से ये लाइन बनी, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट बिंदु, ठीक है। अब मिड पॉइंट मतलब कि ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, मतलब कि 10 को बीच में से काटा तो मिड पॉइंट क्या हो गया, मतलब इक्वल टू 1, ये 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे इजी वे याद करने का, मिड पॉइंट से जितना, मतलब कि ऑल पॉइंट्स अबव, ऊपर, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, नीचे के लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अब इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे इन्फिनाइट, कैसे देखो प्रूव करेंगे लोअर से। अब देखो ये है, समझ लो, मैं वापस बना रहा हूँ आपके लिए एक बारी ग्राफ, ध्यान से देखो चीज़ को। ये मेरा ग्राफ है, ये डिमांड कर्व है, ये ए पॉइंट है, ये है हमारा, ये हमारा आ गया बी पॉइंट, ये मिड पॉइंट था हमारा, तो ये आ गया समझ लो मिड पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये आ गया डी पॉइंट, ये आ गया ई पॉइंट। फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। देखो पहली चीज़, ये 1 क्यों है, सी ई अपॉन ए सी बराबर है 1 हो गया। अब बताओ बी पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कैसे, क्योंकि ये एरिया बड़ा है, बी ई बड़ा है ए बी से, तो ये ग्रेटर देन 1 ही है ना, इतना एरिया कवर करे, और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी ही आएगी। जब ऊपर वैल्यू बड़ी होगी, समझ लो मैं करूं कि हाँ भाई ऊपर मेरी वैल्यू है 5, नीचे है मेरा 1, तो वैल्यू तो 1 से बड़ी आएगी। इसी जगह अगर मैं डी पॉइंट पे बात करूं, डी पे क्या है, डी ई, उसके नीचे डी ई है, लोअर सेगमेंट डी, ऊपर ए डी है, मतलब कि नीचे जगह 1 है,
ऊपर 5 है तो ये तो लेस देन 1 नहीं आएगी। इधर क्या है, ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे 0 क्यों है, 0 के अब नीचे लोअर सेगमेंट तो 0, ऊपर 5 हो, कोई 0 को डिवाइड कर, तो 0 को डिवाइड हो 0 ही आएगा, ठेंगा हो ठेंगा ही मिलेगा। ठेंगा दिया एक बंदे को तो वो क्या देगा आपको, आपको लड्डू थोड़ी देगा, वो भी ठेंगा ही देगा ना। अब इसी जगह पे इधर इनफाइनाइट क्यों है, अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करो तो वो इनफाइनाइट आती है। ये है हमारा इस मेथड का कहानी। ठीक है, ये मेथड भी हो गया सर, समझ गए हम लोग सर, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं, बहुत ईजी है ज्योमेट्रिक मेथड भी। ये देखिए यहाँ लिखा है ऑल पॉइंट्स अबव मिड पॉइंट ईडी ग्रेटर देन 1, ऑल पॉइंट्स बिलो मिड पॉइंट लेस देन 1। इसके नीचे ये है लेस देन 1 की कहानी, ये है ग्रेटर देन 1 की कहानी, ये है हमारा इन्फिनाइट, ये है हमारा 0, ये है हमारा 1 मिड पॉइंट, सिंपल। फिर हम आ गए सर आर की इलास्टिसिटी में। सर अब ये आर की इलास्टिसिटी क्या है, आर की इलास्टिसिटी पता क्या है, देखो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको ना क्या होता है, दो प्राइस आपको दिए हैं, ठीक है, दो प्राइस दिए हैं और दो क्वांटिटी दी हैं। लोग कहते हैं यार ये तो गलत हो गया ना कि हम लोग इसमें से, हम देखो ये P1 है, ये P2 है, ये Q1 है, ये Q2, सर इसमें से बेस ईयर कौन सा माने, मतलब कि इसको हम लोग, मतलब कि इसको अगर समझ लो ये 10 दिया, ये 15 प्राइस दिया, ये क्वांटिटी दी है 50, ये दिया क्वांटिटी हमारे को 40। यार अब ये तो दोनों तरीके से पढ़ सकता है ना कोई इंसान, कोई बंदा बोलेगा कि पहले प्राइस 10 था 15 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। कुछ लोग उल्टा ही पढ़ सकते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं यार पहले प्राइस 15 था अब ये हो गया, बेस दोनों में चेंज हो गया, बेस पॉइंट हमारा ये चेंज हो रहे, किसको बेस माने। वो बोलते हैं अच्छा ये भी आपको परेशानी है, हम करेंगे इसको दूर। वो बोलते हैं ऐसे प्लॉट करो और इसके बीच में ना, इन दोनों डॉट्स के बीच में, जैसे कि ये बना ग्राफ बन रहा था, इन दोनों पे ना एक वो बना दो आर्क, ये आर्क बना दो एक, ठीक, आर्क का जो इन दोनों का जो है ना वो फर्क वो पता चल जाएगा, उसको मान लो। वो बोलते हैं सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, ऐसे कौन करेगा, स्केल से कौन लगा रहेगा एक एक चीज़ करना। तो उन्होंने बोला अच्छा इतना मुश्किल है तो एक फार्मूला ले लो मेरे से तुम। कहता हाँ ये दे दो, फार्मूला दे दो सर, हम फार्मूले से कर लेते हैं। अब मॉड्यूल में लिखा हुआ ऐसा फार्मूला, देखो ये देखिए ये फार्मूला लिखा मॉड्यूल में आप, अच्छा इजी करना है, इजी कर लेंगे। Q1 माइनस Q2 को क्या बोलते हो आप लोग, डेल्टा Q, हाँ सर वही बोलते हैं। P1 माइनस P2 को क्या बोलते हो, डेल्टा P, हाँ सर वही बोलते हैं। ऐसे हम लिखते हैं P अपॉन Q। वो बोलता है नहीं नहीं तुम क्या करो, दोनों प्राइस ऐड कर लो, दोनों क्वांटिटी ऐड कर लो। तो अच्छा मतलब कि इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें, तो आर की इलास्टिसिटी निकल, सिंपल है। इसलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट को, ठीक है, मिड पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं कि मिड पॉइंट क्या है, ये देखो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P प्लस दोनों P हमने ले लिए, दोनों Q ले लिए, इन दोनों को ऐड कर लिए। होता ही है इधर 2 लिखा होता है, इधर 2, अगर मैथ में देखा जाएगा इन दोनों को हम काट देंगे तो P बाय P प्लस P1 और P2 को ऐड, मतलब कि इस 10 को भी ऐड करो आपस में, इन दोनों का मिड पॉइंट, क्वांटिटी 50 थी 40 थी तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो अगर मैं इसी चीज़ को, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ईजी वे में। देखो इन्होंने इतना इतना ये लगाया है फंडा, जो मैंने तरीका बताया उस देखो, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P प्लस P अपॉन Q प्लस Q। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, 50 का, यहाँ तक समझ गया सर मैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, 100 का, यहाँ तक समझ गया। दोनों P को ऐड कर दो 900 रुपये, दोनों Q को ऐड कर दो 250 रुपये, निकल गया आंसर। यही चीज़ इन्होंने लंबे तरीके से कि मैंने ऐसे कर दिया कि बस इधर एक एक P ऐड कर दिया, आर्क हो गया आंसर। इसको मिड पॉइंट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर मिड पॉइंट ले रहे हैं हम लोग दोनों का। यहाँ भी समझ गया सर। अब लास्ट आ गया टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड वो भी पढ़ लेंगे। अब देखो बुक के मॉड्यूल में आपको दोनों एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं, आउटले भी बोलते हैं। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है यार, रेवेन्यू बोल लो, तीनों बोल दो। अब देखो फ़र्क क्या, मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
मेरे लिए एक्सपेंडिचर होगा या मेरे लिए जो कमाई हुई अमाउंट को क्या बोलेंगे सर, रेवेन्यू बोलेंगे। तो एज द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ प्रोड्यूसर के, तो रेवेन्यू मेथड हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू मेथड। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है, ही स्पेंड्स, तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो उसको हम बोल देंगे टोटल एक्सपेंडिचर फॉर कंज्यूमर। फॉर्मूला दोनों का सेम है, P इंटू क्यू, बस प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब कि मैंने 10 रुपये में, मम्मी ने बोला मेरी बात सुन, मासी आ रही है, मामा आ रहे हैं, उनको कुछ खिलाओ। क्या खिलाएंगे? मम्मी बोलती जा भाई 50 रुपये लेके समोसे ले आ। अगर 10 रुपये का एक समोसा है, 5 लेके आ कोई यूनिट, 50 रुपये बनेंगे ना एक्सपेंडिचर। इस जगह मैं प्रोड्यूसर की बात करूँगा, प्रोड्यूसर बोलता है मैंने 100 रुपया कमाया, 10 रुपये का मेरा यूनिट है, कितने यूनिट बेचोगे? ठीक है, 10 रुपये में बेचे 10 यूनिट, तो 100 रुपया बन गया, तो उसके लिए रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इसी जगह बात आ गई। अब यही चीज़ इधर मैंने लिखी है कि ये देखो, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें भी चीज़ है, ये भी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है। हमको इतना समझ आ गया, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 होगी तो मोर इलास्टिक या फिर इलास्टिक। ये चीज़ अभी मार लो, दिमाग में बांध लो कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। ठीक है, इक्वल टू 1 यूनिटरी। अब इसमें कैसे पता चलेगा? देखो, इफ प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस द टी आर रिमेन्स, या एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू, ये टी ई कर लो एक को, वो सेम रहेगा, सेम प्रमोशन चल रहा है। मतलब कि एक बंदा है, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, राजू ले लो, राजू, अमित, कोई भी। अमित एक हफ्ते में 100 रुपये की कॉफ़ी पीता है, उसको कोई मतलब नहीं, उसने 100 रुपया खर्चना कॉफ़ी पे। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर, ध्यान रखना कि उधर शायद से नाम है कोई याद नहीं है, चलो कोई भी नाम ले लो, कि वो 100 रुपया कॉफ़ी पे हर हफ्ते खर्चता है, तो उसका टी कॉन्स्टेंट ही है, तो इज इक्वल टू 1 यूनिटरी बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक समझिए। अब ग्रेटर देन 1 कब हुई? अब देखो, ग्रेटर देन होगी इफ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, वो फॉल, प्राइस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर फॉल हो गया। मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप जहाँ शो हुआ आपको, वहाँ हो गया ये। एग्जाम्पल, टीवी का प्राइस था 500 से 400, 500 था, अब 400 हो गया। अब प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, पहले 100 करते थे अब 150 करते हैं, 500 से हुआ, यहाँ पर रेवेन्यू हुआ 50,000 का, यहाँ पर कितना हुआ 60,000 का। प्राइस बढ़ा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, थोड़ा रुको एक मिनट, अभी गलती पता चल गई, बाद में नहीं पता चलती। इफ द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस द टी आर, ये तो हो गया यूनिटरी। इफ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज टी ई या टी आर फॉल्स, जब डिक्रीज होता है बढ़ता है। मतलब कि टीवी का प्राइस फॉल हुआ 500 से 400, तो वो यूनिट इसके इंक्रीज हो गए। पहले कितना हुआ 50,000, अब कितना हो गया 60,000। इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे, इसका इन इलास्टिक हो जाएगा। इफ प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज करेगा। ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? सर प्राइस बताया था ना, नमक दवाई जब भी उसको जितना मर्जी प्राइस हो, डिमांड उसकी लेनी करना ही करनी है, तो प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ लो 500 की दवाई 1000 की बेच रहे हो, डिमांड तो उतनी रह गई। सबसे बेसिक दवाई कौन सी है? हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा बुखार हो गया डोलो खा लो, डोलो इतनी है, डोलो का पत्ता अभी 100 का है ना, कल को 500 का हो जाएगा ना, तब भी लोग डोलो ही खाएंगे। कोरोना का टाइम बहुत बिकिया डोलो, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और 1, मतलब कि ऐसे बनाऊँ मैं अगर इसको याद करने के लिए, 1 इससे पीछे और इसके आगे, इसके पीछे है लेस देन 1 इन इलास्टिक, ऊपर है इलास्टिक, इधर है कांस्टेंट। सो अभी हमने पढ़ा टोटल आउटले मेथड। अब इलास्टिसिटी यहाँ पर ख़त्म हुई, अब हम पढ़ेंगे डिमांड या सेल्स फोरकास्टिंग। इसको इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क कर दूंगा, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में इसके क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग वैसे पढ़ेंगे जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा कंसेप्ट पर भी मैं समझाऊंगा आपको। तो डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग में है क्या?
सबसे पहले फोरकास्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। फोरकास्टिंग होता है कि हम लोगों को फ्यूचर इवेंट जो हमारे हैं उनका तो हमें पता नहीं है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। अब हम जो डिसीजन लेते हैं हमें थोड़ी पता उसका क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। कल को फ्लड आ जाए, हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ से कभी नहीं बोलते कल अर्थक्वेक आ जाएगा, हम वो ये बोलते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा हो सकता है, जो है ना, ये फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं फोरकास्टिंग है हमारी, तो वो भी इसी चीज़ में हेल्प करता है कि फ्यूचर में अगर हमें पता हो कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे हो सकती है, उसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड है कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सब इसके लिए डिमांड और सेल्स फोरकास्टिंग को पढ़ते हैं। बेसिक डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं, एस्टिमेटिंग डिमांड साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन फैक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू रेलिवेंट टू फोरकास्टिंग। तो इसकी कुछ यूजफुलनेस क्या है कि प्लान इफेक्टिवनेस होती चाहिए। क्या जितना हम लोग अच्छा प्रिडिक्शन करेंगे उसका क्या फ़ायदा हम लोगों को, प्लान अच्छे से वर्क करेगा, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करेगा हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि बजट बना सके हम लोग, उसके साथ साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा हमारा, मार्केटिंग कैसे करनी, प्राइसिंग कैसे करनी, किस जगह पे हमारा प्रोडक्ट चलेगा। अब जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट निकला, जैसे कि एक कंपनी नया टीवी लेके आती है, लॉन्च करती है, वन प्लस का नया टीवी आया या एग्जाम्पल सैमसंग का नया टीवी आता है, तो वो कैसे हमें क्या पता चलेगा उसकी वजह में क्या बेटर। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले कभी कभी सैंपल दे देते हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं वो लोग, ताकि फ्यूचर के बारे में पता चले फ्यूचर में क्या सेल्स रहेंगी, इसी क्या फ्यूचर में इसकी डिमांड रहेगी या फिर नहीं। टॉफ़ी हम लोग सैंपल्स की तरह बेचते हैं, बाफ़ी प्रोड्यूसर्स, चॉकलेट्स बेचते हैं हम लोग, आइसक्रीम का जो बास्किन रॉबिन्स जाओगे वो आपको एक स्कूप आइसक्रीम देते हैं कि हाँ भाई ये लो, एक चम्मच में आइसक्रीम देते हैं कि चख लो। वो इसलिए देते हैं ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई कस्टमर को ये टेस्ट पसंद आया नहीं आया, फ्री से। यही है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फोरकास्ट क्या है, सिर्फ नाम पे ध्यान रखेंगे, मैक्रो लेवल पे है। अब मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग क्या होगी, जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बात होगी हमारी, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स आता है हमारा, नेशनल इनकम आती है, कि इंडिया लेवल पे बात हो रही है, ये है। इंडस्ट्री लेवल पे क्या बात हो रही है आपकी, जैसे कि मैं इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री लेवल पे फोरकास्टिंग कर रहा हूँ मैं, कि हाँ भाई जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अभी ये चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये चल रहा है। और इसी जगह पे अगर मैं बात करूँ आपसे फर्म लेवल फोरकास्टिंग की, फर्म लेवल हो गया, ऑटोमोबाइल में ह्यूंडाई है, ऑटोमोबाइल में मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, एक पर्टिकुलर फर्म की बात करूँ कि उधर कितना हुआ है, तो उस चीज़ से हमें ये पता कर सकते हैं। उसके साथ में टाइम पीरियड के हिसाब से है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो गया छोटे टाइम के लिए पता करने के लिए, 6 महीने तक कर सकते हैं इसको, लेस देन 1 ईयर, मतलब लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म होगा, मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म होगा। अब डिमांड के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अब डिमांड के डिफरेंस नहीं है बेसिकली, ये हमारे गुड्स के डिफरेंसेस हैं। अब गुड्स के डिफरेंसेस पे क्या बात होगी हमारी, अब देखो कुछ किस्म के गुड्स होते हैं हमारे, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर गुड होता है, कुछ होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कुछ होते हैं कैपिटल गुड्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कुछ हो गए हमारे ड्यूरेबल गुड्स हो गए। अब इन सब में भी डिफरेंस आएगा। जैसे कि प्रोड्यूसर गुड क्या होंगे, जो प्रोड्यूसर अपने लेवल पे बना के देता है, विच आर इधर कंज्यूमर प्रोड्यूसर देमसेल्स, जैसे मशीन प्लांट्स वगैरह, ये प्रोड्यूसर को चाहिए। जैसे कि एक मशीन चाहिए प्रोड्यूसर को, एक प्लांट चाहिए बहुत बड़ा जहाँ पर वो काम करेगा, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट टूल्स चाहिए। उससे कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, जैसे कि जो वो बना के, जैसे ब्रेड बटर रेडीमेड क्लोथ्स, ये सब उसमें आ जाएगा। एक होती है डिराइव डिमांड, एक होती है ऑटोनॉमस डिमांड। डिराइव डिमांड हो गई जो एक हम पेरेंट प्रोडक्ट से हम निकालते हैं, जैसे कि मिल्क से हम लोग कर्ड, स्वीट्स और भी बहुत कुछ, अब कुछ भी हम लगा रहे हैं, मिल्क से हम लोग क्या पनीर मंगाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, मिल्क से हमारा क्या क्या बनता है। तो पेरेंट प्रोडक्ट है मिल्क है, उसके थ्रू हम ये बना के बेच रहे हैं। जैसे दूध वाले ने पेरेंट प्रोडक्ट दिए, ये पेरेंट है मिल्क, इससे हमने पनीर बनाया, ये आगे हमने सेल किया। पेरेंट प्रोडक्ट से अगर हम कोई चीज़ निकाल के दे रहे हैं, ये डिराइव्ड है। अगर ऑटोनॉमस के सिर्फ अकेला मिल्क बेच रहे हैं हम लोग, तो ये ऑटोनॉमस डिमांड है हमारी। इसी के बाद आ गया डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। अब इसके अंदर क्या ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए, विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस। जो हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, दे कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन, जैसे कि पेरिशेबल आइटम, जैसे कि एक बार आपने पेट्रोल यूज़ कर लिया स्कूटी का, तो आप वापस थोड़ी उसी पेट्रोल को यूज़ कर सकते हो, नहीं, आपको डलवाना पड़ेगा, तो वो नॉन ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल कैसे होगा, टीवी आप बार बार यूज़ करते हो, फ़ोन अपना बार बार यूज़ करते हो। उसी के बाद आते हैं फर्म्स प्रोडक्ट, और इंडस्ट्री डिमांड के ऊपर भी आती है बात। तो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए क्या चाहिए और इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए,
इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, द टर्म इंडस्ट्री डिमांड इज यूज टू डिनोट अ टोटल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री को मैंने एक पर्टिकुलर फर्म का नाम लिया, पूरी स्टील इंडस्ट्री का नाम लिया, उसी जगह में अगर एक फर्म की बात करूंगा, जैसे कि एक डिमांड फॉर टाटा आयरन स्टील कंपनी में टिस्को की क्या डिमांड है, तो वो पर्टिकुलर फर्म की बात की जा रही है। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिमांड है, लॉन्ग टर्म डिमांड है। शॉर्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड विद इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू चेंजेस, जैसे कि अब फॉर इनकम फ्लक्चुएशन हो गया, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएट उसी वक्त हो गया, उस वजह से। लॉन्ग रन डिमांड क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्यूचर में कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए किसी प्रोडक्ट तो हम लोग इसकी बात करते हैं। बाकी सब लिखा है आपके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। और जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्राइस के ऊपर, डेमोग्राफी कैसे लोग वहाँ रहते हैं, उसी के साथ फैक्टर्स बैंकिंग डिमांड फॉर। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के लिए के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं ना, उनके लिए हम लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं कभी कभी। तो हम लोग कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि गाड़ी हम लोग काफ़ी देर तक चलाते हैं, हम इतनी जल्दी उसको पोस्टपोन नहीं करते हैं, उसको हम पोस्टपोन पे ही रखते हैं कि हाँ भाई 10 साल तक तो गाड़ी चलाएंगे। ये तो नहीं ना कि आज गाड़ी ली कल बदल ली, वो हो गया। ठीक है, इसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर गाड़ी लिया तो आपको रोड भी चाहिए, आपको हाईवे भी चाहिए, आपको कि प्रॉपर रोडवेज के अंदर आपको कि नेटवर्क चाहिए, ये सब भी आ जाएगा। एज कंज्यूमर ड्यूरेबल एज यूज बाय मोर देन 1 पर्सन, गाड़ी सिर्फ अकेले, गाड़ी तो 100 लोग चलाते हैं, तो द डिसीजन टू परचेज में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली। हमारी जैसे आजकल फैमिलीज क्या होते हैं, एक गाड़ी ली हुई है, फादर भी चला रहा है, ठीक है, उनका भाई भी चला रहा है, हम भी, उनके चिल्ड्रन भी, बच्चे भी चला रहे हैं आगे, तो पूरी फैमिली का डिसीजन डिपेंड करता है इसके ऊपर। साथ में इसके अंदर एक चीज़ आती है रिप्लेसमेंट डिमांड, पेपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रिप्लेसमेंट डिमांड भी होती है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटर द करंट होल्डिंग्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ग्रेटर विल बी द रिप्लेसमेंट डिमांड। जैसे कि जितना सामान आपके पास, दिन में 4 टीवी हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिप्लेसमेंट डिमांड ज़्यादा होगी। 4 टीवी कभी ना कभी तो बदलने पड़ेंगे, 4 फ्रिज हैं, 4 बदलने तो पड़ेंगे कभी ना कभी। ऑल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन रिप्लेसमेंट डिमांड शुड बी कंसिडर्ड एज अ डिटर्मिनेंट टू डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। फिर आगे हमारे प्रोड्यूसर गुड्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर को बेसिकली दो ही चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर को मेन चीज़ है प्रॉफिट। ही वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट एवरी डे, वो चाहता है कि मेरे को पैसे दो, मैं सब कुछ करूँगा, पैसे के लिए वो सब कुछ कर सकता है। इसी वजह से तो उसके लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है ग्रोथ, अपने इंडस्ट्री की, अपने फर्म की ग्रोथ, दूसरी चीज़ की उसकी जो नॉर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट इंस्टॉल कैपेसिटी। इतना लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना वो प्रोड्यूस करे ना, उस जैसे एक मशीन है उसके अंदर 1000 यूनिट निकलते हैं, तो मिनिमम वो 1000 तो निकाले ही निकाले कि उसकी कॉस्ट तो रिकवर हो। आगे तो ऑब्वियसली वो तो चाहता है ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको ये है कि मिनिमम 1000 चाहिए। ये भी आ गया। फिर आ गया हम मेथड्स के ऊपर। क्वेश्चन मेथड्स के ऊपर आज से पूछा नहीं गया, लेकिन तब भी एक बारी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, मतलब कि सर्वे क्या हो गया, जैसे कि क्वेश्चनर के हम गए किसी बायर के पास चले गए कि हमने नया प्रोडक्ट निकाला है, उनसे हमने क्वेश्चनर भरवा दिया कि आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट कितने प्राइस रेंज तक होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हम इसके ऊपर बोले ये उस गाड़ी, जैसे कि नई गाड़ी आ रही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं ये गाड़ी आपको लगता है इससे महंगी होगी, इससे सस्ती होगी, इसमें ये फीचर होंगे। फिर कस्टमर ना उसमें वो डिमांड देता है, अपना सब कुछ लिखता है कि उसको क्या क्या पसंद है, तो उस हिसाब से वो चेंजेस करके एंड मौके पे निकाल देते हैं कि कस्टमर को सोचते हैं गाड़ी 9 से, उनको आंसर मिलता है कि सब मैक्सिमम कस्टमर कह रहे हैं 9 लाख से 10 लाख के बीच गाड़ी होगी, तो वो उसी प्राइस रेंज में लाते हैं कि हाँ इसमें सबसे ज़्यादा मेरी गाड़ी बिकेगी। तो वो है आपका सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, मतलब कि कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड हो सकता है। एन्यूमरेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनएयर, टर्म होती है क्वेश्चनएयर, एक होता है हमारा एन्यूमरेशन, दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चनएयर में क्या होता है, जैसे कि मैं उसको कागज़ दूंगा, वो भर के मुझे देगा, वो क्वेश्चनएयर है। इन्यूमरेशन में क्या होता है, एक बंदा होता है, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है, खुद फिल करता है वो सब कुछ, जैसे सेंसिस में होता है, तो एन्यूमरेशन है। ये एक आ गया चीज़, इसके अंदर एन्यूमरेशन लिखा तो हम एन्यूमरेशन को ही लेके चलेंगे। दूसरा सैंपल सर्वे, कि एक जगह पे 10,000 लोग इकट्ठे हैं, उनमें से 100 बंदे लिए, तो एक सैंपल बना लिया उसके हिसाब से, तो उनके बेसिस पे कर लिया। दूसरा आ गया वह कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, इसको हम बोलते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन या ग्रास रूट अप्रोच। फर्म्स है वाइड नेटवर्क, वही चीज़ लिखी है कि हाँ उसमें कंज्यूमर पे है, इसमें एम्प्लॉय पे है।
एम्प्लॉय समझ लो जैसे कि जो बंदे लेने जा रहे हैं ना, उनके क्वेश्चनर वगैरह कुछ भी कस्टमर के पास गया, वो 10 लोग मिलके बैठते हैं, बोलते हैं कि हम सबके मैच करते हैं सारे आंसर, उसके हिसाब से फिर कंपनी को देते हैं कि हाँ इन सब के हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी है। तो वो हो गया कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब कि 10 लोगों का ओपिनियन ले लिया। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो गया? अब जैसे कि कुछ बच्चे होंगे, अभी जैसे कि आप कॉलेज में हो या हाँ भाई 11th-12th में रहे, जब प्रोजेक्ट दे देते हैं वो बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट जब देते हैं ना, तो हम लोग प्रोजेक्ट बना, जैसे उसने बोला है कि हमको साइंस का प्रोजेक्ट चाहिए, कोई बोलता है, तो आप क्या एसएसटी के टीचर के पास जाओगे, साइंस के टीचर के पास जाओगे? हम साइंस के टीचर के पास, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। हम उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं ताकि वो हमको बताए कि हाँ इसके ऊपर हम और क्या कर सकते हैं। और एक्सपर्ट ज़रूरी नहीं आपका आउटसाइडर ही है, इनसाइड भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के, आउटसाइड भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका डेल्फी टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियंस ऑफ बायर्स एंड सेलर, फर्म सॉलिसिटेट द ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट। जो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ लाए थे, जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लिए, वो इन्फॉर्मेशन अब हमने वो एक्सपर्ट्स को दी कि वो अपना इस पर बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि इसके, क्योंकि देखो डाटा कैन बी फॉल्स ऑल्सो, कस्टमर का मर्जी, कस्टमर ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसे, हाँ भाई झूठ बोल दूंगा, उस हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है। एक आ गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब मार्केट एक्सपेरिमेंट, मतलब कि हाँ भाई मार्केट के अंदर हमने थोड़ा सा सामान दे दिया, उसको हमने एक छोटे से इन्वायरमेंट में से, एक छोटे सर्कल में, जैसे एक दुकान है आपके गली में दुकान है, उधर हमने कुछ टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दी कि इसको दिखाओ हमें करके थोड़ा सा, इसके हमें पता चलेगा। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एक जगह पे ही करके देखा उसकी डिमांड कैसी निकली है, कि कस्टमर को टेस्ट पता चल जाए थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो अभी चल रहे हैं, इसके अंदर आ गया आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन, ग्राफिकल, फिटिंग ट्रेंड। अब ट्रेंड प्रोजेक्शन क्या हो गया, क्लासिकल मेथड है। नेव अप्रोच टू डिमांड फोरकास्टिंग, फर्म विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ रीजनेबल लॉन्ग टाइम वुड हैव। अब जो फर्म है ना उसके पास ना इतने सालों से, समझ लो 10 साल से फर्म, उसमें बहुत डाटा बड़ा होता है, हर साल का, हर महीने का, एक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सारे डाटा बड़े होते हैं। तो उसको हम लोग ना एक पर्टिकुलर, जैसे कि आज है जनवरी 2014 का, फिर जनवरी 2015, ऐसे कर करके उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि टाइम इकट्ठा, क्रोनोलॉजिकल मतलब कि टाइम टू टाइम पे उसने उसको लगा दिया एक टाइम। फिर उस टाइम सीरीज को उसने एक रिप्रेजेंट किया, एक पैटर्न से ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोजेक्ट किया एक ट्रेंड को टाइम सीरीज कर दिया। They assumes a factor responsible for past trend in demand will continue to operate in the same manner to same extent। जैसे उसने पास्ट, जैसे कि उन्होंने देखा जनवरी पिछले साल, जनवरी 2014 के अंदर ऐसा डिमांड था, अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा, वो बोलते कि इन सब से बच के हम लोग चलेंगे। पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरा उन्होंने बोला हमको कि हाँ भाई अब ये उनको लगा कि अच्छा नहीं, फिर उन्होंने ग्राफिकल या फ्री हैंड, अब उन्होंने क्या किया, सिंपलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव है ग्राफिकल फ्री हैंड वाला, प्लॉटिंग ऑफ टाइम सीरीज ऑन ग्राफ पेपर। पहले उन्होंने मुंह जुबानी बात कर ली, अब आया ग्राफ, जनवरी 2014 में ऐसे था, इसके बाद ऐसे हो गया, इसके बाद जोड़ दिया भाई, ये हो गया हमारा ग्राफिकल फ्री। हम देखते हैं ना कभी फिल्मों में ऐसे पीछे बनाया होता है चार्ट, ये वो है। फिर एक आ गया हमारा फिटिंग ट्रेंड, least square method in it is a mathematical procedure of fitting a line to a set of observed data in such a way that sum of square difference between calculated and observed value is minimized। moreover the trend method provides fairly reliable, सबसे reliable method ये है। और इसमें squares, हम जैसे कि इधर लिखा होगा 2 है तो इधर हम लोग 4 लगा देंगे, इधर 6 है तो इधर 36 लगा लेंगे, ऐसे चलता है ये। एक होता है रिग्रेशन इसके अंदर, एक आता है बैरोमेट्रिक मेथड। इसको हम लोग देखो एमसीक्यू ये बनता है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, काफ़ी सालों से इसके बारे में तो पूछा नहीं गया, बट तब भी हमने एक बार इसको नज़र लगा ली, एक बार इसको रीड कर लेना आप सारे, रीड कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि है क्या अंदर, क्या डिटेल्स लिखी हुई है अंदर, ठीक है ना। लेकिन मेन फोकस आपका रहना चाहिए इसके ऊपर, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, और लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना, हमने सप्लाई पढ़नी है, तो यहाँ पर आपका ये पार्ट भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कंज्यूमर बिहेवियर सप्लाई में इकट्ठा पार्ट दूंगा आपको मैं, कि इजीली खत्म हो, आप बस डिमांड पे फोकस करो, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर है, लेकिन डिमांड और सप्लाई के अंदर काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। इसके ऊपर डिमांड जितना अच्छे से समझ पाओगे, सप्लाई उतना इजीली, उतना जल्दी समझ आएगा। तो टिल देन आपको मैं बता देता हूँ, अपने मॉड्यूल को खोलो, एमसीक्यू साथ में प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट आता है वापस पे आ जाओ, कमेंट डाउन कर दो कोई भी डाउट अपना। टिल देन थैंक यू वेरी मच।